Welcome to my channel. I am Deepali Raghav. In this video, I will discuss about the organ stomach. Stomach से पहले मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री कैनाल, एसोसिएटेड ग्लैंड में मैंने आपको सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज बताया था और मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं उनके बारे में कुछ जनरल बातें बताई थी। मैंने आपको माउथ, टीथ, टंग डिस्कस कर लिया था और मैंने आपको ईसोफेगस और सलाइवरी ग्लैंड के बारे में कुछ जनरल बातें बताई। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन डिस्कस कर रहे हैं जो है स्टमक। स्टमक के बारे में मैंने आपको एक बार बता दी थी कि ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है या फिर इसके 3 रीजन्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? कार्डियक, फर्स्ट, सेकंड फंडिंग एंड थर्ड इज पाइलोरिक। मैंने आपको स्फिंक्टर भी बताए थे ईसोफेगस में, वहां पर भी बताया था मैंने ईसोफेगस से जैसे स्टार्ट जो पार्ट बताया उसे हम कहते हैं कार्डियक। मैंने आपको बताया था स्टमक का शेप होता है अल्फाबेट जे और मैंने आपको ये बताया था कि ईसोफेगस से इस तरीके से स्टमक स्टार्ट होता है। ये ईसोफेगस से इस तरीके से जे शेप का स्टमक स्टार्ट होता है। अब देखिए कार्डियक, फंडिंग और पाइलोरिक में और आपको क्या मिलेगा? ग्लैंड्स। इन कार्डियक, फंडिंग, पाइलोरिक की ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। आप लोगों ने कई बार सुना होगा गैस्ट्रिक जूस। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपका स्टमक एम्प्टी होता है, मतलब आपने जैसे कुछ खाया नहीं होता है, तो एम्प्टी स्टमक में कुछ हमें पोर्स नजर आते हैं। पोर्स मतलब रिंकल्स जैसे, कुछ गांठें जैसे, जब हम आज उसको फील करेंगे तो कुछ रिंकल्स नजर आते हैं। उन रिंकल्स को हम बोलते हैं रियूजी। वैसे तो ये रिंकल्स जनरली क्या डिपिक्ट करती हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कोई एम्प्टी स्टमक में कुछ इनहेल करते हैं तो ये रियूजी क्या करते हैं? साइज को इंक्रीज करते हैं, स्ट्रेच करते हैं मसल्स को। जब स्ट्रेच होता है स्टमक तो इसका मतलब क्या है कि स्टमक कोई भी फूड को लेने के लिए अपने आप को क्या कर रहा है? एकोमोडेट करता है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फूड वो ले सके। तो अपने आप को स्ट्रेच करती हैं मसल्स। उसी को हम उन्हीं फोर्स को बोलते हैं रियूजी। ये आप ध्यान रखिएगा, मेडिकल पर्पज से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए र्यूमिनेंट्स एनिमल्स, हमने बात कर ली कि हमारी बॉडी में तो ये 3 होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। लेकिन र्यूमिनेंट्स एनिमल्स में एक स्टमक पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कंपाउंड स्टमक। कंपाउंड का मतलब आपने पहले भी सुना होगा, कंपाउंड का मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। जैसे सिंपल कंपाउंड सेंटेंस आपने पढ़े होते हैं इंग्लिश में, उसी तरीके से ये इसमें होता है। र्यूमिनेंट्स एनिमल्स तो आपने सुने होंगे, जैसे कैटल्स के अलावा बफेलो, गोट, शीप, कैमल, गाय, बैल, ये सब जो होते हैं कैटल होते हैं। इन सब में र्यूमिनेंट्स एनिमल में कंपाउंड स्टमक होता है। अब कंपाउंड स्टमक क्यों कंपाउंड होता है आगे देखिए। जैसे इसके होते हैं 4 पार्ट। एबोमेसम को अगर हम कहें तो एबोमेसम होता है एक ट्रू स्टमक। ट्रू क्यों बोलते हैं हम इसे? क्योंकि ये हमारे अंदर जो स्टमक होता है सारा काम इसका वही होता है। लेकिन इससे पहले 3 पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में देख लीजिए। एबोमेसम के बारे में सिर्फ इतना ध्यान रखिए, जो हमारे स्टमक का काम होता है वो सेम एबोमेसम का है, इसलिए इसे ही बोल रहे हैं हम ट्रू स्टमक। लेकिन इससे पहले ये 3 पार्ट्स जो आप देख रहे हैं, ल्यूमेन, रेटिकुलम और ओमेसम। ल्यूमेन और रेटिकुलम क्या करते हैं? इनके अंदर होते हैं कुछ बैक्टीरिया, कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं जिन्हें हम बोलते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये टर्म आपने कभी अगर सुना हो तो आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब समझ आएगा कि ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म या फिर जिसमें भी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जैसे अगर किसी के अंदर रह रहे होते हैं तो वो उनको भी कुछ हेल्प करते हैं जहां रह रहे होते हैं और उनसे भी कुछ अपने आप के लिए एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, खाने के लिए कुछ एब्जॉर्प्शन लेते हैं, या फिर ये कहेंगे कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहने के लिए उनसे जगह मांगते हैं। अब बैक्टीरिया को रहने के लिए कुछ जगह चाहिए, तो बैक्टीरिया अगर रह रहे हैं हमारी बॉडी में, हमारी या नहीं
बैक्टीरिया कहाँ रहेंगे? रूमिनेंट्स एनिमल्स की बॉडी में। वैसे तो हमारे अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और बहुत सारे खराब बैक्टीरिया भी होते हैं। दूध में आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया होता है। उसी तरह र्यूमिन और रेटिकुलम में बैक्टीरिया होते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। इसे हम बोलेंगे जो ये रिलेशनशिप है सिम्बायोटिक, इसका मतलब होता है म्यूचुअल रिलेशनशिप। अगर दो लोग साथ में रह रहे हैं तो उन दोनों को एक दूसरे से कोई फायदा है, इसी को बोलते हैं हम सिम्बायोसिस या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ होते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? इनको क्या मिलता है इनकी बॉडी से? रूमिनेंट एनिमल्स की बॉडी से रहने की जगह मिलती है। और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं इनके लिए? ये सेलुलोज डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मैंने आपको इससे पहले जब पूरा डायग्राम बना के दिखाया था इसका एलिमेंट्री कैनाल का, तो मैंने आपको एक टर्म बताई थी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स मैंने बताया था आपको, अगर उसमें सेलुलोज ज्यादा जाता है तो वो सेल हो जाती है। इसी तरीके से क्योंकि हमारी बॉडी में सेलुलोज के डाइजेशन के लिए बैक्टीरिया नहीं होते, क्योंकि हमारे अंदर ह्यूमन रेटिकुलम नहीं होता है, तो सेलुलोज के डाइजेशन के लिए स्पेसिफिक फीचर्स है यहाँ पर कि ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं होते हैं। इसलिए सेलुलोज हमारी बॉडी में ज्यादा सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारी बॉडी में क्या है? किसी काम की नहीं है। इसीलिए उसे क्या करते हैं? अगर उसके अंदर कुछ सेलुलोज ज्यादा जाता है तो उसमें स्वेलिंग हो जाती है, तो उसे कट करके ऑपरेशन करा देते हैं। उसी तरीके से अब देखिए ह्यूमन और रेटिकुलम में, लेकिन यहाँ पर तो ये लोग क्या करते हैं? ये तो कैटल्स हैं, चरने वाले जानवर, तो ये तो सेलुलोज के खाते हैं। तो सेलुलोज के डाइजेशन के लिए इनके पास एक स्पेसिफिक फीचर है। क्या है वो? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो ह्यूमन और रूमन में सबसे पहले फूड आया, स्टोर हुआ। रेटिकुलम में दोनों में मिलकर क्या हो रहा है? फूड की चर्निंग प्रोसेस हो रही है। अब इसके बाद आता है ओमैसम, फूड आगे बढ़ता है, ओमैसम के बाद एबोमैसम में आता है। इसी तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म नोट डाल के लिख लीजिए, कैमेलोडियर में ओमैसम नहीं होता है। अब इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि कैमेलोडियर फिर क्या हुए? रूमिनेंट एनिमल्स थोड़े इवॉल्व हो गए हैं, ठीक है, तो इनमें ओमैसम नहीं होता है। एबोमैसम क्या हो गया? ट्रू स्टोमा हो गया। अब देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या है? गैस्ट्रिक जूस आपने सुना होगा। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज करती हैं वही होता है गैस्ट्रिक जूस। तो सबसे पहले देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है आपकी, 3 टाइप की सेल्स होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। कहाँ कहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, कार्डियक ग्लैंड, फंडिक ग्लैंड, पाइलोरी ग्लैंड, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। इन्हीं में कोई सेल्स होती है, उन्हें हम कह रहे हैं, ये 3 नाम है। आपको इनकी एक ट्रिक बताऊंगी मैं। अभी आप जनरल देखिए, अभी आप समझिए मत, सिर्फ सुन लीजिए कि कौन कौन से नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। पहला है पैप्टिक सेल्स, इसका दूसरा नाम है चीफ सेल्स, तीसरा नाम है इसका जाइमोजन सेल्स। 3 नाम तो इसी के हो गए, पैप्टिक, चीफ और जाइमोजन सेल्स। दूसरी ग्लैंड देखिए, दूसरी सेल देखिए, म्यूकस सेल्स। म्यूकस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इनसे अगर कोई भी सिक्रीशन कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आपका स्टमक क्या होगा? आपके स्टमक में प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, आपका स्टमक ठीक से काम नहीं करेगा। तो म्यूकस सेल से क्या सिक्रेट हो रहा है? म्यूकस। अब देखिए तीसरी सेल ऑक्जेंटिक सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, बहुत ही ज्यादा, तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्जेंटिक सेल्स, या फिर इसे हम कहते हैं पेराइटल सेल्स। अब देखिए इन तीनों से क्या क्या सिक्रीशन होता है, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगी ये तीनों सेल्स याद करने के, और इन तीनों सेल से क्या क्या सिक्रीट हो रहा है वो याद करने की। सिंपल सी ट्रिक है जो आप कभी नहीं भूलेंगे, बहुत टफ लगती है वरना ये सेल्स जनरली याद नहीं रहती हैं। याद हम एक बार कर भी लेंगे तो बाद में भूल भी सकते हैं, तो इसलिए एक बार एक ट्रिक बता दूंगी मैं आपको, तो ये हमेशा के लिए याद रखेंगे। सबसे पहले देखते हैं पैप्टिक सेल्स। पहले तो आप यही याद रखिए पैप्टिक सेल्स है ये, तो आप ये याद रखेंगे कि इनसे जो एंजाइम रिलीज हो रहा है वो है पैप्सिनोजेन या प्रोरैनिन। अब आप कहेंगे पेराइटल भी तो है यहाँ पे, तो हम ऑक्जेंटिक उन्हें याद कर लेंगे, ठीक है। पैप्टिक से क्या सिक्रेट हो रहा है? पैप्सिनोजेन और प्रोरैनिन।
अब आप ये ध्यान रखिए कि ये पैक्सिलोजन और प्रोरैनिन इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इन्हें एक्टिव कौन करता है? इधर देखिए HCl। आप देखिए पैक्सिलोजन और प्रोरैनिन को कौन एक्टिव करता है? HCl। ये HCl बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं HCl के। आगे जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे डाइजेशन के, अभी तो हम सिर्फ फीचर्स पढ़ रहे हैं ऑर्गन्स के, लेकिन जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी HCl और म्यूकस का काम क्या है। ठीक है, अब देखिए पैक्सिलोजन और प्रोरैनिन किससे रिलीज हो रहा है, किससे सिक्रीट हो रहा है? पैक्टिक सेल से, या हम कहेंगे शीट सेल से, ठीक है, या बोल दीजिए जाइमोजन सेल से। अब देखिए म्यूकस तो बहुत इजी है, म्यूकस सेल से म्यूकस रिलीज हो रहा है। ऑक्जेंटिक और पेराइटल सेल्स, इससे ध्यान रखिए दो चीजें रिलीज होती हैं, दो चीजें सिक्रीट हो रही है, कौन कौन सी? एक्सियल और इंट्रिंसिक फैक्टर। जैसे आपने 10th में HCl तो पढ़ा होगा, लेकिन शायद इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं सुना होगा जनरली। तो सिक्रीट, ये क्या सिक्रीट कर रहे हैं? HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। अब देख लीजिए पहले इनका काम क्या है, इन सारे सिक्रीशन का काम क्या है, लास्ट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए, इतनी जल्दी भी क्या है। देखिए पैक्सिलोजन और प्रोरैनिन, ये आपने 10th में भी पढ़ा है कि ये किसको डाइजेस्ट करता है? ये करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट। किसको डाइजेस्ट करता है ये? प्रोटीन। प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लेकिन इससे पहले ये एक्टिव होता है, अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में है। जब एक्टिव हो जाएगा तो इससे क्या करेंगे? पैप्सिन और रैनिन, प्रो प्रो लगा है, इसमें प्रो लगा है, इसमें जिन लगा है, इसी से डिपिक्ट हो रहा है कि ये क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में। तो ये किसको डाइजेस्ट कर रहा है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तो स्टमक में ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे ये एंजाइम। अब देखिए म्यूकस, म्यूकस क्या कर रहा है? इससे पहले आप ये समझिए HCl क्या करता है। HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर, HCl क्या करता है? एक तो एसिड है ना, तो ये हम अब कुछ भी खाते हैं तो ये तो है नहीं कि हम बिल्कुल सब कुछ बहुत ठीक ठाक खा रहे हैं, इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है, हमारे बॉडी के लिए कोई हार्मफुल नहीं है। हम कुछ भी खाते हैं तो उसके साथ कुछ हार्मफुल सब्सटेंस, कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो उन हार्मफुल सब्सटेंस को कौन किल करता है? HCl। उन बैक्टीरिया को, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है HCl। तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से प्रिपेयर है किसी भी चीज के लिए, आगे होने वाली कोई भी प्रॉब्लम के लिए। वो तो आप लोग अपना इरेगुलर डाइट रखते हैं, उससे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। अगर आप अच्छे से डाइट लें, एकदम बैलेंस डाइट लें, जितनी बॉडी में आपको जितना रिक्वायरमेंट है बॉडी को उतना ही लें, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। वो हमारी इरेगुलर डाइट, पिज्जा बर्गर ये सब खाने से जो हम लोग को दिक्कत होती है बाद में। इसलिए जो HCl है क्या करता है, हमने जो भी हाल कर लिया खाना, हमने, मैंने क्या बताया था, बोलस, जब हमारी इसोफेगस में बोलस जाता है तो उसके साथ कुछ मान लीजिए बैक्टीरिया चले गए हैं, तो उन बैक्टीरिया को किल करने का काम कर रहा है HCl। एक काम और करता है HCl, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करता है? मैंने बताया था, पैक्सिलोजन और प्रोरैनिन को एक्टिव करता है, मतलब अभी इनएक्टिव फॉर्म में इनको एक्टिव करता है। ठीक है, अब देखिए इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या काम है। इंट्रिंसिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने कोई विटामिन तो आपने सुने होंगे, विटामिन, जैसे विटामिन कुछ भी बोल लीजिए आप, इसका प्रोनाउंसिएशन ही चेंज होता रहता है। विटामिन B12, ये सुना है आपने? B12, इसे हम कोबैलामिन भी बोलते हैं। ये जो विटामिन है इसके अब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है इंट्रिंसिक फैक्टर। तो अब आप कहेंगे अगर इंट्रिंसिक फैक्टर ना रिलीज हो तो क्या होगा हमारी बॉडी को? हमारी बॉडी में ये विटामिन एब्सॉर्ब नहीं होगा। पहले तो आप ये बताइए, आपने और कौन कौन से विटामिन सुने? चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं विटामिन के बारे में। A, D, E, K, आपने ये 4 विटामिन सुने होंगे, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। और आपने सुना होगा B और C, विटामिन भी बोलते हैं कुछ लोग, इसका प्रोनाउंसिएशन भी मत चाहिए, विटामिन बी, विटामिन सी। अब आपने ये भी सुना होगा कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ फैट सॉल्युबल होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन है बी और सी, ठीक है, और फैट सॉल्युबल विटामिन है ए, डी, ई, के। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, तो हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती है, जैसे विटामिन डी है। तो ये विटामिन डी कैसे, मतलब हमारी बॉडी में सिंथेसाइज भी होता है, ठीक है,
और हम बाहर से भी कुछ विटामिन लेते हैं। तो विटामिन बी इसके ही पार्ट है विटामिन B12, जिसे हम बोलते हैं साइनोकोबालामीन। अगर हम ये विटामिन नहीं अब्सॉर्ब कर पा रहे हैं तो क्या होगा? एक बहुत ही खतरनाक डिसीज अनीमिया, या फिर उसे कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। ये डिसीज, ठीक है, ये पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा। इससे क्या होगा? फैटीग, थकान रहेगी और ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो इंट्रिंसिक फैक्टर अगर नहीं रिलीज हो रहा है या कम रिलीज हो रहा है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना रिलीज नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? विटामिन B12 एब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा और जिससे पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा, जिससे डिप्रेशन वगैरह कुछ हो सकते हैं, डिप्रेशन, फैटीग। तो ये कुछ चीजें हमारे पेट में कुछ गड़बड़, दर्द वगैरह, तो ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए ये सारी सिक्रीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ये याद रखिए। अब देखिए ट्रिक बता देती हूँ मैं, बहुत वेट करा दिया। आपने पीएमओ सुना है? प्राइम मिनिस्टर को ऑफिस, कहाँ बैठते हैं प्राइम मिनिस्टर? पीएमओ, अपने ऑफिस में पीएमओ, ठीक है। तो अब जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है कहाँ के हैं? हिंदुस्तान के। कहाँ के? हिंदुस्तान के। प्राइम मिनिस्टर जो कहाँ बैठते हैं? पीएम, अपने ऑफिस में बैठते हैं, वो कहाँ के हैं? हिंदुस्तान। तो देखिए भी ट्रिक बताती हूँ। तो आप ये याद रखिए, पीएमओ के पीएम कहाँ के हैं? हिंदुस्तान। और कैसे है? बहुत फेमस है। और कोई प्राइम मिनिस्टर इतनी फेमस है? नहीं है। तो जो पीएमओ के पीएम है हिंदुस्तान के, वो बहुत ही कैसे फेमस है। तो अब ये ट्रिक अप्लाई करिए। पी से मैंने बताया, ये देखिए पीएमओ, ये हो गया पीएमओ, ठीक है। पीएमओ, पीएम, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस का पीएम, के पीएम, थोड़ा सा रिस्पेक्ट से बात करिए, पी और एम। पीएमओ के जो पीएम है, पीएमओ के जो प्राइम मिनिस्टर है, कहाँ के हैं? हिंदुस्तान के, HIN, हिंदुस्तान के, ठीक है। और कैसे है? बहुत ही फेमस है। आ गया समझ में? पीएमओ के जो पीएम है कहाँ के? हिंदुस्तान के, और बहुत ही फेमस। ये हुई ट्रिक। अगर आपको अपनी कोई ट्रिक बनानी भी है तो आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है कि आप मेरी ही ट्रिक पढ़ें। तो ये सब समझ में आ गया आपको। फिर से हम डिस्कस करते हैं स्टमक की 3 रीजन्स, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। इनके अंदर क्या होती है? सेल्स होती है। पहले तो ये जो पार्ट है इनकी ग्लैंड्स होती हैं, कार्डियक में कार्डियक ग्लैंड्स, फंडिक में फंडिक ग्लैंड्स, पाइलोरिक में पाइलोरिक ग्लैंड्स। फिर इनकी 3 टाइप की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी हैं? पैप्टिक सेल्स, शीफ सेल्स, zymogen सेल्स, म्यूकस सेल्स, ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल्स। पैप्टिक सेल्स क्या सिक्रीट करती है? पैप्सिनोजन और प्रोरानिन। म्यूकस सेल क्या सिक्रीट करती हैं? म्यूकस। ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं? एक्सियल और इंट्रिंसिक फैक्टर। इनका मैंने आपको फंक्शन बता दिया। हाँ, म्यूकस का फंक्शन रह गया था। म्यूकस क्या करता है? अब आप सोचेंगे एक्सियल एसिडिक है, तो हमारी जो स्टमक की दीवारें हैं उन्हें डिग्रेड क्यों नहीं कर रहा है? इतना एसिडिक है तो हम कुछ भी खाते हैं तो क्या करता है? बैक्टीरिया को, हार्मफुल बैक्टीरिया को खत्म कर दे रहा है। तो हमारी बॉडी को भी तो हार्म कर सकता है। उससे भी बचाने के लिए हमारी बॉडी में मैकेनिज्म है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? मैंने आपको लेयर बताई थी वॉल ऑफ एलिमेंट्री के नाम, तो उसमें मैंने आपको म्यूकस लेयर भी बताई थी, म्यूकोसा। तो म्यूकस जो है, एक अंदर वाली जो लेयर है उसके एक सब्सटेंस होता है, उसके चारों तरफ पूरा सब्सटेंस है, वो हमारी बॉडी या स्टमक की दीवार को प्रोटेक्ट करना। तो ये भी इंपॉर्टेंट काम हो गया। तीनों के काम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और रूमिनेंट्स एनिमल्स में मैंने आपको बताया कंपाउंड स्टमक होता है। कौन कौन से? रूमिनेंट्स एनिमल में र्यूमेन, रेटिकुलम, वोमैसम, एबोमैसम। कैमिलोडियम में वोमैसम नहीं होता है। और ह्यूमन और रेटिकुलम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की वजह से सेलुलोज डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इतना हो गया स्टमक के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे की जो भी ऑर्गन मैंने बताए थे आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद हम डाइजेशन की प्रोसेस डिस्कस करेंगे और अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस डिस्कस करेंगे। तो आप ये वीडियो देखते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। आगे कोई भी दिक्कत होगी तो रिवाइज कराते हैं। थैंक यू वेरी मच।